हाय एवरीवन, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आप सभी का भरपूर स्वागत है। क्योंकि हिंदी में स्वागत है और आज भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। वो अद्भुत बात है कि हमारे कई हिंदी बोलने वाले लोगों को ये नहीं पता होगा कि आज हिंदी दिवस है। हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का कारण है क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को एक राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। आपको कुछ अद्भुत और अच्छी बातें मैं बता दूं हिंदी के बारे में। पहले याद रखिएगा कि 14 सितंबर हिंदी दिवस सेलिब्रेट करने का कारण क्योंकि हमने राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। राजभाषा का अंग्रेजी होता है ऑफिशियल लैंग्वेज। क्योंकि आज का सबसे दुखदाई समय यह है कि हिंदी के कई शब्द हमारे लाल लालियों के समझ में नहीं आते, इसलिए ऑफिशियल लैंग्वेज कहने पर समझ में आ जाएगा। तो राजभाषा हमारे देश में आज भी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। वो अलग बात है कि व्हाट्सएप और फेसबुक पर पढ़ने वाले पीएचडी कंप्लीट कर चुके वो इस बात को स्वीकार और सत्य नहीं मानते हैं, पर सत्यता यही है। दूसरी बड़ी बात, दुनिया में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या तीसरे नंबर पर आती है। सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोली जाती है, लगभग 1.5 अरब, लगभग 150 करोड़ लोग अंग्रेजी बोलते हैं। लगभग 120 करोड़ लोगों के आसपास मंदारिन जो चाइनीज लैंग्वेज है, और फिर तीसरे नंबर पर भारत की यह भाषा हिंदी आती है। इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हिंदी भारत के अलावा फिजी, मॉरिशस या फिर मैं कह सकता हूं कि अमेरिका जैसे देशों में भी काफी प्रचलित है। उसका कारण है भारतीय डायस्पोरा। भारत के जो प्रवासी हैं बड़ी संख्या में कई देशों में स्थित है, और इस कारण से हिंदी धीमे धीमे इन लोगों के माध्यम से दुनिया भर में पहुंच रही है। हिंदी की जो अभी आधुनिक हिंदी है, आधुनिक हिंदी, मेरी बात पर जरा गौर करिएगा, शायद मेरी बात कुछ लोगों को चुभ जाए। जो आधुनिक हिंदी है उसकी उत्पत्ति या उसका जन्म ज्यादा से ज्यादा 150 साल पुरानी है, आधुनिक हिंदी। लेकिन इसके जो शब्द, इसकी जो जड़ें हैं वो लगभग 3400 साल पुरानी तक मिल जाती हैं। अमीर खुसरो, इन्होंने पहली बार हिंदी को हिंदवी के रूप में जब परिभाषित किया और एक नया रूप प्रस्तुत किया, वहां से हिंदी का धीमे धीमे विकास होना प्रारंभ हुआ। जिसे आज हम खड़ी बोली हिंदी कहते हैं, वह हमारे देश में इस समय ज्यादा या वर्तमान के समय में सबसे अधिक उपयोग की जा रही है। लेकिन यह भाषा बहुत अधिक पुरानी नहीं है, सत्य यही है। इसके कई सारे शब्द संस्कृत से हैं, जैसे गुरु, कर्म, योग। बहुत से शब्द उर्दू से लिए गए हैं। इस पर कई अलग अलग भाषाओं का प्रभाव मिलता है। निश्चित ही भारत की कई अन्य भाषाएं जैसे मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये पुरानी भाषाएं हैं हिंदी से ज्यादा, क्योंकि संस्कृत से इनकी उत्पत्ति सीधे तौर पर मानी जाती है, फिर हिंदी की उत्पत्ति इनडायरेक्ट तौर पर मानी जाती है। कुछ लोग शायद मेरी बात से आहत हुए होंगे, लेकिन सच्चाई यही है। फिर आज हिंदी दिवस पर मैं क्या ऐसी बातें बताने के लिए आया हूं? नहीं, हमें कई प्रकार की बातों पर गौर करना चाहिए। हिंदी दिवस मनाना एक गर्व के साथ, हिंदी बोलना गर्व के साथ, हिंदी लिखना, हिंदी में बात करना एक वास्तविक रूप में अपने आप में एक सम्मान की बात आपको महसूस होनी चाहिए। उसका कारण है क्योंकि भाषा का ज्ञान अपने आप में एक सम्मान की बात है। हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 343 में अगर हम बातचीत करें तो इसके बारे में जिक्र है कि हिंदी को भारत संघ की ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा घोषित की गई है। मुझे एक बड़ा इंटरेस्टिंग निबंध याद आ रहा है। मुझे बताइएगा कितना मजेदार निबंध रहा होगा वो। यूपीएससी में 2015-16 के आसपास की बात है, इंग्लिश के कंपलसरी पेपर में निबंध लिखना था, इंपॉर्टेंस ऑफ हिंदी, पर इंग्लिश में लिखना था हिंदी के महत्व को। मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग टाइटल रखा कि क्या अद्भुत है। अंग्रेजी में लिखना है कि हिंदी में हिंदी का क्या महत्व है।
हमारे देश में वर्तमान में हिंदी सभी को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण भाषा बनती जा रही है। आप दक्षिण की मूवीज को अगर देखेंगे तो अब वो हिंदी में बड़ी मात्रा संख्या में डब हो रही है। यहां पर जो हिंदी के सिनेमा वाली जितनी बातचीत है वो दक्षिण में भी अब अलग अलग भाषाओं में डब की जा रही है, क्योंकि उनकी भी लोकप्रियता बढ़ी है। हिंदी सिनेमा ने सच में हिंदी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया है। वास्तविक रूप में हिंदी के प्रसार में साहित्य से भी ज्यादा अगर योगदान किसी ने निभाया तो मुझे लगता है कि वह बॉलीवुड कहें या हिंदी सिनेमा कहें, जो भी आज चल रही है चीजें दुनिया भर में, फिर वो 3 इडियट की बात करें या तारे जमीन पर बात करें जो चाइना में बड़ी फेमस हुई, तो कहीं ना कहीं उसने अपनी एक छवि बनाई। हम कह सकते हैं कि वर्तमान में हिंदी कई सारे राज्यों में जब हम जाते हैं या कई राज्यों से लोग आते हैं तो एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में हम स्वीकार करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हिंदी भाषा और एक भाषावाद उत्पन्न हुआ है। हमारे देश में भाषाओं को सम्मान एक अलग ही प्रकार से दिया जाता है और दिया जाना चाहिए, पर किसी के ऊपर भाषा थोपने की जो घटनाक्रम पिछले कुछ समय से देखी जा रही है। आप यदि किसी निश्चित क्षेत्र में रहते तो आपको वहां की लोकल भाषा आनी चाहिए, नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार करना सिखाई जाए, सीखने का प्रयास करेंगे तो इसका लाभ होगा कि आप लोकल लोगों से जल्दी जुड़ पाते हैं। हर व्यक्ति को अपनी भाषा से बहुत प्रेम होता है। जैसे हिंदी भाषी को हिंदी से उतना ही प्रेम है जितना कि तमिल भाषी को तमिल से, मलयालम भाषी को मलयालम से। कोई अपनी जड़ें क्यों छोड़ना चाहेगा? पर यदि हम किसी और की भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सहिष्णुता का उदाहरण देते हैं, और भारत सहिष्णुता की दुनिया में सबसे बड़ी मिसाल है। आइए जीवन पर लौटते हैं। आर्टिकल 344 में हिंदी के विकास और अंग्रेजी के उपयोग को लिमिटेड करने के लिए एक लैंग्वेज कमीशन भाषा आयोग भी बनाया गया था, संसदीय समिति बनाई गई थी, एक हिंदी के लिए स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी, और आर्टिकल 350A में लिखा गया है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा मिलनी चाहिए, जो वास्तविक रूप में जरूरी है। हमारे देश में बीच बीच में भाषा के विवाद आते रहे हैं, छुटपुट बड़ी घटनाओं को छोड़ दीजिए, फिर भी लोगों ने सहिष्णुता काफी अच्छी दिखाई। और वर्तमान में मैं बड़ी तारीफ करूंगा कि दक्षिण के राज्यों में जो राजनीतिज्ञ लोग भले ही कुछ भी कह रहे हो, लेकिन आम नागरिकों ने इस बार उनका साथ उतना नहीं दिया है। भक्तगणों को छोड़ दीजिए, क्योंकि भक्तगणों को माफ किया जा सकता है, मूर्खों को माफ करना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मूर्ख तो मूर्ख ही होते हैं। लेकिन बाकी लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं किया। यह स्पष्ट कर रहा है कि अब हिंदी वास्तविक रूप में लोग भी समझने लगे कि भाई कॉमन भाषा होनी चाहिए जिससे हम सभी से बात कर सके। पर इसका अभिप्राय ये नहीं कि आप अपनी भाषा को तोड़ दीजिए। एक भोजपुरी वाला भोजपुरी को पहली प्रायोरिटी दे, इसमें कभी कोई गलत नहीं है अगर वो अपने आसपास के लोगों से बातचीत करना चाहता है। एक मराठी अपने आसपास के लोगों से मराठी में बात करे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब एक अनजान व्यक्ति से बातचीत करनी होती है तो हमें एक ऐसे संवाद की जरूरत होती है जो उसके भी समझ में आ सके, और जरूरत है एक ऐसी कॉमन भाषा की जो अधिकतर जगह तक पहुंच सके। और धीमे धीमे इसका प्रभाव जब है तो थोड़ा बहुत उपयोग करने में मुझे नहीं लगता कोई आपत्ति होनी चाहिए। रही बात थोड़ा सा यूपीएससी से, एक नाराजगी जरूर है कि हिंदी भाषी विद्यार्थियों के साथ निश्चित तौर पर 3 जगह बड़ा अन्याय है। पहला, जो कि बहुत कॉमन है, कई जगह पर जो हिंदी का उपयोग ट्रांसलेशन में किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है। दूसरा, मेंस के आंसर राइटिंग में थोड़ा सा नंबर का फर्क मैं देख लेता हूं। जब वही शब्द वही बात अंग्रेजी में लिखी गई है तो 10 में से 7.5 नंबर, वही शब्द वही बात हिंदी में लिखी गई तो 7 नंबर तक चले जाते हैं। ये आधे नंबर का डिफरेंस छोटा नहीं है। और जो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि खास करके हिंदी हमारे देश में एक विकसित शब्दावली तकनीक के रूप में विकसित करने की जरूरत है। इसे जितना ज्यादा हो सके तकनीकी रूप से समृद्ध करने की जरूरत है, और इसके लिए जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, बल्कि हम यदि यहाँ तकनीक के शब्द सरलतम उपयोग करना शुरू कर देंगे जो लोगों के दिलों तक पहुंच सके तो चीजें बेहतर हो सकती है। वर्तमान में हिंदी भाषा को लेकर एक विवाद चल रहा है कि दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल,
में हिंदी थोपने का विरोध, महाराष्ट्र भी इंक्लूड कर दीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 3 भाषा सूत्र को लेकर विवाद। सरकारी परीक्षाएं सेवाओं में भाषा जो यूपीएससी है उसमें केवल हिंदी अंग्रेजी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में कोई भी पेपर नहीं आता है। लिख सकते हैं मेंस में, लेकिन पेपर हिंदी अंग्रेजी में ही छपता है। प्रशासन और न्यायपालिका में अंग्रेजी के प्रभुत्व पर भी बहस। अभी भी हमारी जुडिशरी में हिंदी का उतना प्रॉपर उपयोग नहीं किया जाता है, यहां पर भी ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम सच में चाहते हैं कि एक भाषा जो सबको जोड़ सके, वो कोई भी हो, हमें सब जगह पर उसके प्रसार प्रचार का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके उपयोग को बढ़ाना चाहिए। जब उपयोग बढ़ जाएगा तो प्रचार प्रसार की आवश्यकता नहीं रहेगी। जब प्रचार प्रसार होता है तो कई बार लोगों को यह लगता है कि हम किसी की भाषा को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाषाई विवाद का सबसे भयानक एग्जाम्पल पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो कि 1947 में ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान के रूप में निर्मित हुआ था, आज जो बांग्लादेश है इसे पहले ईस्ट पाकिस्तान कहते थे। यहां ये अलग होने का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? केवल यही, क्योंकि वास्तविक रूप में पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान पर उर्दू थोपी थी। वहां के लोगों ने बंगाली भाषा के प्रति जो अपना प्रेम था वो व्यक्त किया, और परिणाम ये हुआ कि वह क्षेत्र पाकिस्तान से अलग हुआ और आज एक नया राष्ट्र बन चुका है। किसी भी देश में जब भाषाई विविधता अधिक हो तो कहीं पर भी जबरदस्ती ना हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में जबरदस्ती का कहीं कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। इसलिए याद रखिए कि हमारे देश में भी कहीं पर भी जबरदस्ती ना हो, ना हिंदी थोपने की, ना किसी लोकल भाषा को किसी बाहर से आए हुए व्यक्ति को बोलने के लिए मजबूर करने की। क्योंकि आज आप अपने ही देश में किसी को मजबूर तो कर लोगे, लेकिन कल जब आप बाहर जाओगे और आपको कोई मजबूर करेगा तो आपको वह दर्द महसूस हो जाएगा कि आपने क्या गलत किया था। बाकी अगर मैं बात करूं तो हिंदी के इस विशेष दिवस पर, क्योंकि हिंदी का ये चैनल है तो कुछ तो अद्भुत करने की जरूरत है, तो आइए उसी की कड़ी में मैं आपके सामने रख रहा हूं कि हिंदी दिवस पर फ्री यूट्यूब सीरीज हम लेकर आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। हर मंगलवार और गुरुवार को सुबह 10:30 बजे हिस्ट्री की क्लास मैपिंग के थ्रू होगी, रिंकू मैम लेगी। मंडे मतलब सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 4 बजे भारतीय राज्य व्यवस्था बिल्कुल जीरो से शुभम सर लेंगे। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को शाम 4 बजे एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स की अतुल सर लेंगे। तो इस हिंदी दिवस पर हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और सबसे बड़ी बात कि अब आपके लिए इस हिंदी दिवस पर इस चैनल पर लॉन्च किए जा रहे हैं 3 क्लासेस को बिल्कुल जीरो से। पहला हिस्ट्री मैपिंग के थ्रू, दूसरा पॉलिटी बिल्कुल जीरो से, तीसरा एनसीईआरटी इकोनॉमी। इसलिए प्लीज यदि आप अभी तक भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो बिल्कुल लगातार इस क्लासेस का लाभ उठाइए और अपनी चीजों को बेस्ट करते चलिए। अंतिम रूप में मैं याद दिला दूं कि हमारे सीसेट की कक्षाएं चल रही हैं। एक सही टाइम है जब आप अपनी सीसेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी, आप एक सही समय पर अपने सिलेबस को पूरा करके दोहरा सकते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन हैं, एक है लाइव पाठशाला जिसमें फेस टू फेस बिल्कुल ऑफलाइन क्लास का माहौल आपको मिलता है, और एक है इकोनॉमिकल बैच जो प्लस आइकॉनिक जैसा है, जिसमें आप अपने सिलेबस को नए पैटर्न के अकॉर्डिंग कंप्लीट कर सकते हैं। तो आप सभी को पुनः हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। एक छोटा सा सवाल मैं आपके लिए छोड़कर जाना चाहूंगा, उसका जवाब मैं चाहूंगा कि आप जरूर दें। मान लीजिए कि आप किसी जिले में, दक्षिण भारत के या उत्तर पूर्वी भारत के किसी जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं आप, और आपको सरकार ने 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत अपने जिले में सभी विद्यालय में त्रिभाषा फार्मूला, मतलब अंग्रेजी, वहां की लोकल भाषा और हिंदी, इसे लागू करने के आदेश दिए हैं। लेकिन जब आपने वह आदेश दिया तो स्थानीय लोगों के द्वारा बड़ा विरोध किया गया। कुछ जगह पर हिंसक घटनाएं भी हुई है। लोगों का यह मानना है कि जानबूझकर उनकी भाषा को रोकने या दबाने की कोशिश की जा रही है।
आपको इन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी लागू करनी है, स्थानीय लोगों का गुस्सा भी शांत करना है और हिंदी के जैसे विषय को जो कि अधिकतर जगह हम उपयोग कर सके, इसको भी ध्यान में रखते हुए कदम उठाने हैं। आप कौन सा कदम उठाएंगे, तर्क सहित दीजिएगा, जिसमें स्थानीय लोग इस बात से सहमत हो सके और आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी लागू कर सके। तो यदि आप कलेक्टर होते तो क्या कर सकते हैं? ऑप्शन आप जो सोच सकते हैं, मैं देखना चाहूंगा कि कितनी मैच्योरिटी के साथ आप आंसर देते और तर्क कितने अद्भुत है। वैसे इस चैनल पर अधिकतर विद्यार्थियों के उत्तर मैंने देखे हैं, बहुत खूबसूरत और मैच्योरिटी वाले होते हैं, जो मैं किसी भी चैनल पर नहीं देख पाता हूं। और इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस चैनल पर काफी मैच्योर और सिंसियर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। सभी को पुनः बेस्ट ऑफ लक। शेयर और लाइक भले ही ना करिए, लेकिन इस सवाल का जवाब जरूर देने की कोशिश करिएगा। बाय।